Good morning everyone. Now in this video I have to describe you about cooperative society, and it is a small topic and I think so it is completed in a 5 minutes. Okay, सबसे पहले हम देखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन जो प्रोवाइड करती है सर्विसेज उनके मेंबर्स को। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड पढ़ते हैं। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 क्या हुआ था, इसने इसने आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज सी को इसको अमेंड किया था। इसने बाय इंसर्टिंग आफ्टर द वर्ड्स और यूनियंस द वर्ड्स, इसने क्या किया था, इंसर्ट किए थे कुछ वर्ड्स को और यूनियन के जो वर्ड्स थे उनको और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। यहाँ पे इसने 19C के अंदर वर्ड्स जो कुछ ऐड किए थे जो था यूनियन द वर्ड्स और द कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, फिर क्या हुआ, इसने इंसर्ट किया 43B इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कहा द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन। वॉलंटरी फॉर्मेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब मैंने वॉलंटरी एसोसिएशन बोला था। एक तो उसके बाद उसने बोला ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें जो एंडेवर वर्ड है उसका मतलब है कि स्टेट अपनी कोशिश कर रहा है, कि प्रमोट करना उन चीज़ों के लिए, प्रोफेशनल मैनेजमेंट के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कंट्रोल करना। दूसरी साइड उसने DPSP को ये बात बोली थी कि ये नॉन जस्टिसाइबल है। अगर नॉन जस्टिसाइबल है तो वो बाइंडिंग नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो DPSP अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 43P नॉन जस्टिसाइबल तो DPSP है ही है, लेकिन वो बाइंडिंग होंगे इस आर्टिकल के अंदर। फिर जो पार्ट 9th A आता है कॉन्स्टिट्यूशन का और 9th B, उसके अंदर ये जो आर्टिकल था 243ZH2 243ZT ये इंसर्ट किया गया। इसका एम क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन 97th अमेंडमेंट का और 2011 का एम था इनेक्टिव टू एनकरेज द एक्टिविटी ऑफ अ कोऑपरेटिव विच इन टर्न हेल्प प्रोग्रेस ऑफ रूरल इंडिया। जो रूरल इंडिया है, जो रूरल एरियाज़ हैं हमारे इंडिया के, उनके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऑर्गेनाइज करना, उनकी प्रोग्रेस के लिए, रूरल एरिया की प्रोग्रेस के लिए उनको हेल्प आउट करना। इट इज़ एक्सपेक्टेड नॉट ओनली इंश्योर द ऑटोनोमस, एक्सपेक्ट किया जाता है ना ये ऑटोनोमस के लिए है ना डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग के लिए कॉपरेशन का, बट आल्सो द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। बल्कि जो मैनेजमेंट अगर जब हमने DPSP पढ़े थे 40 था आई थिंक सो, उसके अंदर ये बात की गई थी कि वर्कर पार्टिसिपेशन इन द मतलब मैनेजमेंट के अंदर आने लगा है। कंपनीज लॉज के अंदर भी स्पेसिफाई है ये, तो उसके अंदर ये बात बोलते। तो इसके अंदर भी इसका जो मेन मोटो था 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को एनकरेज करना और जो ऑटोनॉमस को इंश्योरिटी देनी, ऑटोनॉमस और डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग को, और जो अकाउंटेबिलिटी, जो मेंबर्स हैं मैनेजमेंट के उनको लेना, उनकी सुनना, उनके इनोवेटिव आइडियाज़ लेने और अदर स्टेक होल्डर्स को। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कुछ इसके फीचर्स के ऊपर। ठीक है, इसमें सबसे पहली बात बोलता है वो आर्टिकल 243 ZI ये वो बात करता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके अंदर उसने बोला कि इसके बाद इसने बोला कि यहाँ पे जो स्पेसिफिक नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होंगे उसको यहाँ पर इसको फंक्शन करना है। और दूसरा उसके बाद इसने बोला कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कैसे कैसे हमारी सोसाइटीज़ के अंदर काम करती हैं। और हाँ, उसके बाद उसने बोला जो ये इसके अंदर फीचर्स आए थे इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, इनकॉर्पोरेशन ऑफ हम कैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रोवाइड करेंगे। जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है वो कुछ प्रोविजंस बनाएगा इनकॉर्पोरेशंस के रिगार्डिंग, उनकी रेगुलेशंस के रिगार्डिंग, उनको वाइंड अप कैसे करना है, उनको इनकॉर्पोरेट कैसे करना है, जो वॉलंटरी फॉर्मेशन के प्रिंसिपल्स के ऊपर ऑटोमेटिकली बेस्ड होगा। और डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल, कैसे लोगों को मतलब मेंबर्स को कंट्रोल करना है, और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कैसे करना है, और ऑटोनोमस फंक्शनिंग कैसे करनी है। ठीक है, उसके बाद इसने कुछ नंबर जो थे, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के, उसको मैक्सिमाइज़ करना है, जो कि एक्सीड नहीं होने चाहिए 21 मेंबर से। ठीक है, जो कि क्या कहते हैं, एक्सीड नहीं जाने चाहिए। स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर जो कि 21 मेंबर से एक्सीड नहीं जाएंगे। और इसके बाद इसने प्रोवाइड किया
कि जो उनका डायरेक्टर ये प्रोवाइड कर दिया। फिर उसके बाद इसने कहा जो टर्म होगी ऑफिस ऑफ इलेक्टेड मेंबर और बोर्ड की, जो इसके ऑफिस इसकी 5 ईयर टेन्योर रहेगा, और जो फ्रॉम द डेट ऑफ द इलेक्शन 5 ईयर टेन्योर फ्रॉम द डेट ऑफ द इलेक्शन एंड द टर्म ऑफ ऑफिस बियरर शैल बी कंटेमिनियस विद द टर्म ऑफ द बोर्ड। मतलब इनका जो टेन्योर रहेगा 5 ईयर रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो मैक्सिमम टाइम लिमिट होगी 6 मंथ्स ड्यूरिंग विच बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कुड बी केप्ट अंडर द सुप्रेशन एंड सस्पेंशन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल ऑडिट। और जो मैक्सिमम टाइम लिमिट होगी इसकी 6 मंथ बोला हुआ है उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रहने की, जिसके अंदर जो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को सुपरवाइज करेंगे और सस्पेंशन देखेंगे उनकी, जो इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल ऑडिट होंगे उसके बारे में। ये इसकी फीचर्स हैं। उसके बाद ये एम्पावर करता है स्टेट गवर्नमेंट को टू ऑब्टेन द पीरियोडिक रिपोर्ट्स ऑफ एक्टिविटी एंड अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि पीरियोडिक जो रिपोर्ट्स है एक्टिविटीज़ की उनको कैसे ऑब्टेन करना है, और अकाउंट्स जो हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के उनको कैसे इंश्योर करना है। फिर जो रिजर्वेशन है 1 सीट फॉर द सुप्रीम कोर्ट एंड 1 सीट फॉर द scheduled caste or the scheduled tribe and the 2 seat for the women on the board, 2 seats women on the board and 1 seat for the scheduled caste and the scheduled tribe. Every cooperative society is अंदर provided which have individually as a member from such categories, जो categories wise divided किए गए, और पेनल्टी आएगी अगर कोई वो ऑफेंसेस कर देते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रिगार्डिंग। फिर इसका छोटा सा स्ट्रक्चर आता है। ये वॉलंटियर एसोसिएशन है, ये हम समझ गए। जो मेंबरशिप इस जो मेंबर्स वॉलंटली इसके अंदर काम करना चाहते हैं वो आ सकते हैं। अ पर्सन इज़ फ्री टू ज्वाइन कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कैन आल्सो लीव एनी टाइम एज पर हिज डिज़ायर। वो ज्वाइन भी अपनी मर्ज़ी से कर सकता है, वो छोड़ भी अपनी मर्ज़ी से कर सकता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। लेकिन यहाँ पे रिलीजन, जेंडर, कास्ट इन सब का कुछ भी नहीं होगा। मेंबरशिप इज़ ओपन टू ऑल, देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड। इट इज़ कंपल्सरी फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटी टू गेट रजिस्ट्रेशन। लेकिन ये ज़रूरी है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स को रजिस्ट्रेशन करवाना। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, आइडेंटिटी होती है सोसाइटीज़ की। इट डज़ नॉट गेट इफेक्टेड बाय द एंट्री और एग्जिस्ट ऑफ इट्स मेंबर। ये किसी के आने या जाने से नहीं होती, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और इसकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की। कोऑपरेटिव सोसाइटी में लाइबिलिटी इज़ लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द जितने वो मतलब कैपिटल या जितनी मेंबर ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया उतने तक इनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। फिर आती है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव। इसका मतलब होता है टू प्रोटेक्ट द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्मॉलर प्रोड्यूसर। जो ये सोसाइटीज़ होती हैं ये जो स्मॉलर छोटे छोटे प्रोड्यूसर होते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए सेटअप की जाती है। और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मेंबर होते हैं वो आर्म्स हो सकते हैं, लैंड ओनर्स हो सकते हैं, ऑनर हो सकते हैं, फिशिंग ऑपरेशंस के, जो इंक्रीज़ करते हैं मार्केटिंग की पॉसिबिलिटी और प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को, जो प्रोड्यूस करते हैं और मतलब जो वर्कर को कैसे इकट्ठे रखना है और कैसे सेपरेट एंटिटीज़ को करना है। छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनका काम करते हैं ये। तो वहाँ पे ये उनकी मार्केटिंग की पॉसिबिलिटी जितनी भी होती है उनको इंक्रीज़ करने के लिए ये सब यहाँ पे किया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे आता है दे परफॉर्म द सेवरल एक्टिविटीज़ लाइक प्रोसेसिंग, मार्केटिंग। अलग अलग एक्टिविटीज़ ये परफॉर्म करते हैं। प्रोसेस करना किसी प्रोडक्ट को, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है उनके प्रोडक्ट को, उनके खुद के प्रोडक्ट को। ये जो है लोअर कॉस्ट, ये सबसे ज़्यादा लोअर कॉस्ट को ज़्यादा वो करते हैं हर एरिया के अंदर, और नेचुरल बेनिफिट हो जाता है, ऑटोमेटिकली बेनिफिट प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है हर प्रोड्यूसर को। फिर आता है कंज्यूमर ऑपरेटिव्स। ये जो बिजनेस हैं जो दीज बिजनेसेस आर ओन्ड एंड गवर्नड बाय द कंज्यूमर। ये कंज्यूमर के द्वारा ही ऑन किए जाते हैं पार्टिकुलर एरिया के उनके खुद के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। देयर वे इज़ टू प्रोवाइड द डेली नेसेसरी कॉमोडिटी एट एन ऑप्टिमम प्राइस। इनका होता है कि उनको जो उनको कॉमोडिटीज़ डेली उस पर एसेंशियल चीज़ें चाहिए उनको रीज़नेबल प्राइस के ऊपर प्रोवाइड की जाएगी, रेदर दैन अर्निंग a pecuniary profit. Their aim is towards the providing the service to the consumer. एक प्रॉफिट कमाने की बजाय बल्कि इन सोसाइटीज़ का एम ये होता है उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है कंज्यूमर को। एसेंशियल गुड्स मतलब ये लोग प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद क्रेडिट यूनियंस आती हैं जो जनरली
मेंबर ऑन फाइनेंशियल कोऑपरेशन, जो फाइनेंशियल कोऑपरेशंस को चलाते हैं उनको क्रेडिट यूनियंस में आते हैं। जो ये प्रिंसिपल्स होते हैं इज ऑफ द पीपल हेल्पिंग पीपल, ओके। और जो ये प्रोवाइड करते हैं क्रेडिट और फाइनेंशियल सर्विसेज टू द मेंबर एट कॉम्पिटिटिव प्राइस, जो कॉम्पिटिटिव प्राइस होता है उनके ऊपर क्रेडिट और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एवरी डिपॉजिटर हैज़ अ राइट टू बिकम अ मेंबर, अगर कोई जो भी डिपॉजिट वहाँ पे मनी करवा रहा है उसका राइट है कि वो मेंबर भी बन सकता है। मेंबर अटेंड द मेंबर्स को राइट है, वो एनुअल मीटिंग्स होगी और जो बेनिफिट्स होंगे इलेक्टो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके अंदर भी वो बन सकता है। इसीलिए मेंबर बनेगा तो उसके लिए खुद के लिए बेनिफिशियल है। फिर आती है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो बोलती है जो टू हेल्प द स्मॉल प्रोड्यूसर इन सेलिंग देयर प्रोडक्ट दीज सोसाइटीज़ आर इस्टेब्लिश, छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को उनके प्रोडक्ट सेल करने के लिए जो हेल्पफुल होती है उनके लिए सोसाइटी इस्टेब्लिश की जाती है। जो प्रोड्यूसर हैं वो रीजनेबल प्राइजेज लेना चाहते हैं अपने आउटपुट का, आर द मेंबर ऑफ देयर सोसाइटी फॉर सिक्योरिंग अ फेवरेबल मार्केट फॉर देयर प्रोडक्ट, एक सिक्योर करना फॉर सिक्योरिंग अ फेवरेबल मार्केट फॉर देयर प्रोडक्ट, जो मतलब उनकी जो वहाँ पे मार्केट के अंदर इस टाइम में फेवरेट प्रोडक्ट चल रहा होगा उसको सिक्योर करना और ऑप्टिमम रेट के ऊपर बेचना। और एलिमिनेट द मिडल मैन एंड इम्प्रूव द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ इट्स मेंबर, जो एजेंट होते हैं जो मिडल मैन होते हैं उनको एलिमिनेट करना और कलेक्ट करना आउटपुट ऑफ इंडिविजुअल मेंबर की। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, वेयर हाउसिंग एट एक्स्ट्रा आर परफॉर्म्ड बाय द, ये सब कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ करती है क्योंकि उन्होंने उनके प्रोडक्ट को बेस्ट पॉसिबल प्राइस के अंदर बेचना होता है। फिर थोड़ा सा इसका हिस्ट्री बैकग्राउंड देख लेते हैं। फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्रेडिट वाज इनेक्टेड इन 1904, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट वाज इनेक्टेड। दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ द पोस्ट ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो ये एक्ट है एक क्रिएट करता है जो पोस्ट है एज ए रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी और रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अलग अलग पर्पसेस और ऑडिट के लिए। और इसका ये एम था जब ये एक्ट बना था, ठीक है। फिर आगे धीरे धीरे थोड़ा वाइड होता गया, पहले नैरो होता है। फिर जो इसका जो मेन इफेक्ट आया था मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, जो हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पढ़ा था, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1999। cooperation become a provincial subject and provinces were authorized to make their own cooperative law, उनको बोला गया था कि जो corporations हैं वो अपने खुद के लॉ बना सकती है। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 corporates were treated as a subjectual, मतलब उनको बहुत अच्छा उनको रिस्पांस दिया जाने लगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1935 के अंदर। 1919 के अंदर उनको बोला गया कि तुम अपनी प्रोविंसेस के अंदर ऑथराइज हो कि तुम अपनी कोऑपरेटिव लॉ बना सकते हो। फिर जो इन ऑर्डर टू कवर द कोऑपरेटिव सोसाइटी विद मेंबरशिप फ्रॉम मोर देन वन प्रोविंसेस, सारे के सारे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कवर करने के लिए जो मेंबरशिप थी उनकी एक से ज़्यादा प्रोविंसेस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनेक्ट किया गया। उसकी मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव एक्ट ही इनेक्ट किया गया 1942 में। जो ये एक्ट था इन कॉर्पोरेशन और बाइंडिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज से डील करता था, जिसकी जो जूरिस्डिक्शन थी इन मोर देन वन प्रोविंसेस के अंदर प्रोवाइड थी। इनेक्टमेंट ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1984 बाय द पार्लियामेंट। इसके बाद क्या होता है, अलग अलग स्टेट एक्ट जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के 1984 के अंदर पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट किए गए थे। और उसके बाद 1958 के अंदर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो थी उसने रिकमेंड किया कि नेशनल कोऑपरेटिव और कोऑपरेटिव सेक्टर हैज़ बीन प्लेइंग अ डिस्टिंक्ट एंड सिग्निफिकेंस रोल इन द एंट्री एंड प्रोसेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये बोलते हैं 1958 के अंदर क्या हुआ था कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने रिकमेंड किया था नेशनल कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर, कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर नेशनल कोऑपरेटिव्स को, जो इसका काम ये था कि अलग अलग और सिग्निफिकेंस रोल प्ले करना था कंट्री के अंदर इस सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। ये 1958 के अंदर क्या था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने रिकमेंडेशन दी थी। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट। थैंक यू।